द नॉइस आई वॉक अप। ये अंडरलाइन है बेटा। यहां पे एक ऑप्शन है बीइंग हर्ड। नंबर ऑप्शन में नहीं डाल रहा हूं बेटे, समझ लेना, ठीक है बेटा। एक ऑप्शन है हैव हर्ड, एक ऑप्शन है हियरिंग, एक ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। थर्ड वन में अभिषेक सेंट हिज नेफ्यू टू इंग्लैंड। अब बेटे ये फिल इन द ब्लैंक्स है। टू बी एजुकेटेड, टू एडुकेट, टू हैव एडुकेटेड और ऑल ऑफ दीज। इनमें से सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। नंबर 4 नो अवेल। ये बेटे एक ईडियम है, नो अवेल। इसके नीचे मीनिंग देंगे, जो फिट होगी वो चुनना है बेटा। पहली मीनिंग आउटकम, दूसरी आउटकास्ट, तीसरी आउटरेज और चौथी आउटबस्ट। इनमें से कोई एक करेक्ट हो सकती है। फिर नंबर 5 थोड़ा सा ऊपर कर दें। सर फोर्थ वाले में क्या करना है? फोर्थ वाले में बेटे जो है ये एक ईडियम दिया गया बेटा, और उसकी मीनिंग पूछ रहा है बेटा। तो 4 जो नीचे ऑप्शन है ना बेटा, इनमें ही कोई एक मीनिंग है, ठीक है ना। माई फ्रेंड इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ये 1 वर्ड है बेटा। ही इज AN हाइड्रोफोबिक, साइनोफोबिक, आर्कियोफोबिक, नन। ये है बेटे आज की वार्म अप क्लास। आप प्लीज नोट करें और अपने हिसाब से टिक जरूर करें बेटा। बस देखो, गलती से ही हम अच्छे बनते हैं। आपकी पहली क्लास है बेटा, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बेटे 3 स्टेप में क्लास चलेगी। जैसे ही मैं एंटर करूँगा 5 सेंटेंस दूंगा। इनके 2 मकसद हैं बेटा। एक तो हम दिखाना चाहते हैं कि एग्जाम में किस तरह से हमारे सेंटेंस ही जाते हैं। जैसे ऊपर हमने स्पॉटिंग एरर दिखाया बेटा, नीचे हमने इम्प्रूवमेंट दिखाया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, उसके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई, उसके नीचे ईडियम यानी कि वोकैब का पार्ट लिया, उसके नीचे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि वोकैब का पार्ट लिया। अब आपने अपने स्कूल में जो स्टडी की या कहीं से भी इंग्लिश की, उस बेस पर आप इसे नोट करो और ये सोच के चलो कि हम किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं बेटा, और हमें ये सॉल्व भी करने हैं। तो हम
क्या हमारा दिमाग कह रहा है, क्या हमारी नॉलेज कह रही है, उस बेस पर इसे सॉल्व करो बेटा। समझ गए बेटे? हम चेक नहीं करेंगे कि आपने सही किया कि गलत किए। फिर हम जब टैली कराएं फिर देखो कि हम क्या सोच रहे थे और हुआ क्या। फिर दूसरा जो स्टेप है बेटा वो वोकैब का है। मैं आपको 5 वर्ड लर्न करने के लिए दूंगा। हर दिन एक वर्ड लर्न करना है। लर्न का मतलब रट्टाफिकेशन नहीं है। लर्न का मतलब बेटा रट्टाफिकेशन नहीं है। आप एक दिन में एक वर्ड यूज करिए अपने सेंटेंस में। एक बार जैसे आपने कोई मान लो ले लिया, जो हम 5 देंगे ना, एक वर्ड ले लिया, अब पूरे दिन उसी पे आप बोलना है। समझ में? अपने मन में नहीं बोलोगे, कहीं किसी के सामने बोलोगे तो लोग कुछ और भी समझ लेंगे बेटा। करो बेटे, फिर टैली करवा देते हैं। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आइए, वेलकम। मौसम तो एकदम बदल गया बेटे। तब भी ये गनीमत है कि होली तक चल जाएगा मौसम। जैसी बेटे हो जाए वैसी हम टैली करा दें।
पहले नोट कर लो और अपने हिसाब से टिक जरूर लगा लेना बेटा। आइए बेटा आइए। नोट कर लो बेटे, इसे सॉल्व करने की बेटे कोशिश करो। आज बेटे एडवर्ब पढ़ाएंगे, बेसिक और कॉम्पिटिटिव दोनों बेटे। ये तो घर में बेटे तैयार करोगे, लेकिन इस पे फोकस ज़्यादा करो, क्योंकि ये जो है क्राइटेरिया है बेटा। जिस दिन ये 5 सेंटेंस 4 सेंटेंस हर क्लास में सही होने लगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें इंग्लिश आने लगी, और बेटे नए नए सेंटेंस भी देखने को मिल जाएंगे। और इसका तरकीब बेटे बताई दी है, एक वर्ड पकड़ लो आप और पूरे दिन उसी को यूज करिए, अपने आप याद हो जाएगा। अब जैसे टंग इन चीक है, इसका मतलब ह्यूमोरस होता है, विनोदपूर्ण, हास्यपूर्ण, कॉमिक। तो अब आप इसको एक वर्ड को पूरे दिन यूज करो यार। माई मदर्स प्लान इज ऑलवेज टंग इन चीक। आप समझ गए ना? ऐसे यूज करोगे तो क्या है कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक ही वर्ड तो करना है दिन में। अब दूसरा है वेनिस इनटू थिन एयर, अचानक गायब होना। आई एम सर्चिंग फॉर माई नीस, नीस का मतलब भतीजी या भांजी। एच सी और वेनिसिस इनटू थिन एयर। अब तीसरा पढ़ो, रेन ऑन समवन्स परेड,
इसका मतलब किसी प्लान को क्या कर देना बेटा, स्पॉइल कर देना या रूइन कर देना। फिर है हिट द नेल ऑन द हेड, किसी चीज को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना। फिर लास्ट है बार्क अप द रोंग ट्री। बार्क तो बेटे छिलका निकालना होता है, वो पील पील वाला नहीं, जो नहीं छाल लगी होती है पेड़ में, पेड़ में नहीं छाल नहीं होती कवरिंग, उसे बार्क कहते हैं। तो बार्क अप द रोंग ट्री यानी कि किसी गलत व्यक्ति को दोषी बना देना, गलती नहीं की, तुम नहीं करी भैया, तुम नहीं करी, ऐसे करके। अब बेटे मिलवा दे, बोलो ना, आपकी नजर में पहले में क्या गलती हो सकती है? ए में, बी में, सी में या डी नो एरर रखना चाहिए? बेटे बी में होगी गलती, क्योंकि विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ऑफ, एज वेल एज, ये एग्रीमेंट है बेटा कि हम जो भी वर्ब चुनेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन चुनेंगे। तो फर्स्ट में हमारे पास नेहा है और सेकंड में हर फ्रेंड्स हैं, तो हमें जो वर्ब चुननी है वो नेहा के बेस पर चुननी है। तो नेहा सिंगुलर है, दैट्स वाई वोंट नहीं होगा, वॉन्ट्स होगा। हमें नहीं सुधारना है, हम बी पे टिक मार देंगे, हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड में हम आ गए हैविंग हर्ड को, हमें या तो रखना है ये जो वर्ड आपने बोले एज वेल एज विद, ये दोबारा बोलना सर। ऑफ, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ और अलोंग विथ, ये जहां लगे मिल गए बेटा, तो आपका फोकस फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन पर होगा, चाहे वो सिंगुलर है और चाहे वो प्लूरल। इनके साथ जुड़े हुए किसी भी नाउन प्रोनाउन को काउंट नहीं करोगे। सेकंड वन में हैविंग हर्ड दिया है, हैविंग हर्ड जो है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है बेटा? और ये तब लगता है जब हमारे एक्शन की टाइमिंग्स में गैप होता है। जैसे मैंने लेटर लिखा, मैंने पोस्ट कर दिया, तो हैविंग रिटन अ लेटर आई पोस्टेड। मैंने खाना खाया, मैं सो गया, तो हैविंग ईटन फूड आई स्लेप्ट। समझ रहे ना बेटे? मैंने कोचिंग अटेंड की, मैं मूवी देखने चला गया, तो हैविंग अटेंडेड द कोचिंग। गैप चाहिए। क्या इस नॉइस में और मेरे जगने में गैप है? शोर में और मेरे जागने में क्या गैप है? अगर गैप हो जाता तो जागता ही क्यों मैं? इसका मतलब हियरिंग चाहिए। क्या चाहिए बेटा? हियरिंग। और सर आपने कल ऐसा ही बोला था, एज अ नाउन हमेशा ये यूज होगा सर। क्लियर हो गई बेटे? समझ में आ गया बेटा? अरे शेर देख के मैं डर गया यार, तो हैविंग सीन बोलूं या सीइंग बोलूं? वेरी गुड। बंदूक लेके मैंने गोली चला दी, हैविंग टेकन बोलूं या टेकिंग बोलूं बेटा? टेकिंग, क्योंकि जब गोली चला रहे थे तब भी बंदूक लिए थे। इधर देखो बेटा, टीचर होने के नाते मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। हैविंग बीन अ टीचर या बीइंग अ टीचर? वेरी गुड। अच्छे मानव होने के नाते मैंने भिखारी की मदद की, तो हैविंग बीन अ गुड ह्यूमन या बीइंग अ गुड ह्यूमन? बस क्लियर हो गई बात? तो यहां हियरिंग आएगा। थर्ड वन में क्या है? हमें बेटे फिलअप करना है। फिलअप हमें ये सोच के करना है कि ये जो एक्शन का मोड है वो एक्टिव है या पैसिव है। अगर एक्टिव है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, पैसिव है तो टू के साथ बी भी लगेगी और थर्ड फॉर्म। तो डिसाइड करो कि अभिषेक भैया खुद अपने नेफ्यू को इंग्लैंड में पढ़ाएंगे या समवन विल टीच देयर? समवन विल देयर देयर, तो ऑटोमेटिकली ये पैसिव हो गया। तो टू बी एजुकेटेड जो है, दैट्स जो फर्स्ट वन, वो बेटे करेक्ट है। क्लियर हो गया? मैंने जूते दिए रिपेयर के लिए, तो आई गैव माई शूज टू रिपेयर या टू बी रिपेयर्ड? नाइस बेटा, अब समझ में आया? अब आ जाओ नंबर 4। नो अवेल का मतलब होता है कोई परिणाम नहीं। क्या होता है बेटा? कोई परिणाम नहीं।
अब यहाँ पर सब परिणाम का एक गलती हो गई हमसे बेटा, हमें नन लिखना था, नन लिखा ही नहीं मैंने। बेटा नन भी जोड़ लो, क्या जोड़ लो बेटा, नन। ठीक है बेटा, एक ऑप्शन नन देना था, वो दिमाग से बेटे उतर गया। अब बताओ इन सबके मीनिंग क्या निकल सकते हैं जो दिए गए। देखो बेटा, नो अवेल का मतलब होता है विदाउट रिजल्ट, जिसका कोई परिणाम ना हो। और ये सब क्या है बेटा, कहीं ना कहीं परिणाम से जुड़े हैं, तो नन वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट है। वो हमसे गलती हुई बेटे, हमें लगा कि हमने लिख दिया, लिखा नहीं था। नंबर 5 में आ जाओ। इसका मीनिंग क्या है, एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे? नो अवेल का मतलब होता है, ये इडियम है, अच्छा। उपलब्ध नहीं। उपलब्ध नहीं का मतलब विदाउट रिजल्ट, यानी कोई काम आप करें और उसमें परिणाम ना आए तो वो नो अवेल है। आई डिड माई वर्क बट इट इज नो अवेल। समझ गए बेटा। अब 5 में पे आ जाओ। इसमें वो चाहता है कि एक वन वर्ड आप बताओ। क्या बताओ बेटी? तो हमने यहां देखा कि मेरा दोस्त कुत्तों से डरता है, तो हाइड्रोफोबिक तो पानी से डरने वाला है। आर्कियोफोबिक जो वास्तु होता है, किताबें नहीं, ये बिल्डिंग्स वगैरह, उनसे डरते हैं। और साइनोफोबिक होते हैं जो कुत्तों से डरते हैं। दोनों वर्ड है, साइनोफोबिक भी है और साइनोफोबियक भी है। क्लियर बेटा? तो अब ये बताओ, हम पूछ नहीं रहे आपसे कि आपने कितने सही किए, एक आध सही हुआ कि नहीं। तो इस बहाने क्या होगा कि आप 5 सेंटेंस ट्राई करेंगे, 1-2 सही होंगे। हम तो कह रहे हैं भगवान करे 4-5 सही हों। हम कहते हैं नहीं भी हो रहे तो सीख के तो जा रहा है कम से कम ये 5 सेंटेंस विद एक्सप्लेनेशन, बताया कि बेटे क्यों आएगा, कैसे आएगा। अब मैं बेटे पढ़ाने के आता हूँ, तो बेटे इजाजत दो तो मैं हटा दूं। बेटा हटा दे, आप लेट आए थे ना बेटे इसलिए। अब मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा। ये बताओ कि आप लोगों ने एडवर्ब के विषय में कभी सुना? चलो नहीं सुना तो मैं बताऊंगा। तो एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? यानी कि जो किसी क्रिया की विशेषता को बताता है। हिंदी लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाना है इसलिए लिख रहा हूं बेटा। एक छोटी सी डेफिनेशन है, इट मॉडिफाइज। ये बेटे मॉडिफाई करता है एन एक्शन, एक एक्शन को भी, एन एडजेक्टिव, एक बेटे एडजेक्टिव को भी, और एन अदर एडवर्ब, या अपने ही कैसे किसी दूसरे एडवर्ब को भी। ये कंप्लीट कॉम्पिटिटिव की डेफिनेशन है। जबकि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं अभिषेक बेटा, तो हमें ऐसी डेफिनेशन नहीं मिलती। हमें तो यही मिलता है कि एडवर्ब मॉडिफाइज एन एक्शन, यही तो मिलता है ना बेटा। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव में आप बैठोगे तो आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज चाहिए बेटा। तो ये 3 काम करता है पूरी दुनिया में। एक काम क्या करता है? एक्शन के लिए। अगर मैं लिखता हूं ही स्पीक्स लाउडली, तो आप लोग हमें जरा ये बताइए कि लाउडली ही है या उसकी स्पीकिंग है? तो स्पीकिंग एक्शन होता है कि नहीं बेटा? तो इसका मतलब ये जो एडवर्ब है वो किसे मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि एक्शन को। हमने लिखा ही इज वेरी हैंडसम, तो वेरी हमने किसके लिए लगाया? तो हैंडसम क्या होता है जी? बोलो ना बेटा, एडजेक्टिव। तो इस वेरी ने मॉडिफाई किसे किया जनाब? किया कि नहीं किया? अगर हम आपसे बहुत खुश हो गए क्योंकि आपने हमें 2 समोसे फ्री खिला दिए, तो हमने आपको बोला थैंक यू वेरी मच। तो क्या ये वेरी और मच दोनों एडवर्ब नहीं है? बोलो ना, वेरी भी और एडवर्ब है और
तो एक मच ने किसे बेटे किया, बेरी ने किसे किया, इट मीन्स एक दूसरे को बेटे इन्होंने मॉडिफाई किया। तो एडवर्ब अपने ही कैसे किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो अपने दिमाग में एक बात डालेंगे कि एडवर्ब का काम केवल एक्शन की ही विशेषता नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव की भी विशेषता देगा और ये अपने जैसे दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता देगा। अब पूरी दुनिया में एडवर्ब को 5 तरह से समझा जाता है। पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या आप लोग मैनर समझते हैं? मैनर्स ही तो नहीं है आज के बच्चों में। जब से ये पैंडेमिक आया कोरोना, तब से सारे मैनर खत्म। हमने अपने 2 बड़े बच्चों को 12th तक मोबाइल देखने नहीं दिया था, तो कामयाब भी। छोटा वाला अभी 12th में एग्जाम दे रहा है, वो कामयाब होता नहीं, क्योंकि वो जब कोरोना आया ना तो ऑनलाइन क्लासेस हमें मजबूरी मोबाइल देखना पड़ा। वो मोबाइल कम देखता है, सानिया से हेलो ज्यादा करता है। तो उसका नेचर हमारे दोनों बच्चों से डिफरेंट है। एग्रेसिव नेचर है, केवल हमसे डरता है, मम्मी को तो रेल बनाता है। तो एग्रेसिव नेचर है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो है ही है। तो मैनर है तरीका, और तरीके में कोई चीज अगर धीमे है तो बेटे बोलो, अगर कोई अच्छी है तो बोलो ना बेटा, कोई काम तेजी से हो रहा है तो ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये मैनर दर्शाते हैं। आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया, एक्यूरेटली। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे हैं, सर्टेनली। भाग्यवश आपको खजाना मिल गया, फॉर्चुनेटली। अनायास राखी सावंत ने आपको प्रपोज कर दिया, अनएक्सपेक्टेडली, है ना बेटे। फिर नंबर 2 आता है, नहीं राखी सावंत आजकल बेटे सच धज के घूम बहुत रही है, सोशल मीडिया पे नहीं देखते हो आप? हाँ तो बचे रहना बेटे, कुंवारी बच्चों को ढूंढ रही है। क्या लिखा पढ़ो, जिनसे हमें क्या दर्शाया जाए प्लीज। अगर मैं किसी के सामने अवे बोल दूं तो ये कानपुर की भाषा ना समझना, वह हर बात पे अवे अवे करके बात करते हैं। अवे यार नहीं सुना, क्योंकि कानपुर से ही मेरी स्टडी है। तो अवे का मतलब दूर, और दूर का मतलब कोई प्लेस। इनसाइड का मतलब, आउटसाइड का मतलब, क्या इनसे ये एहसास नहीं हो रहा है कि हम प्लेस की बात कर रहे हैं। फिर आ गया बेटे एडवर्ब ऑफ टाइम, जिससे एहसास किस चीज का हो जाए बेटा, टाइम का। अगर मैंने एगो लिख दिया, मैंने टुडे लिख दिया, मैंने बेटे यस्टरडे लिख दिया, क्या इनसे टाइम का एहसास नहीं है? बोलो ना बेटा। फिर आ जाओ एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि क्वालिटी, यानी कि क्या बेटे, जैसे वेरी लिखा, सो लिखा, मच लिखा, टू लिखा, क्वाइट लिखा, इस तरह के वर्ड। और फिर एक अंतिम है बेटा, और वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या आप लोग फ्रीक्वेंसी समझते हैं? आप अगर शायद आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, स्टैटिक्स पढ़ी हो, तो उसमें बेटे बहुत आता है ये फ्रीक्वेंसी वर्ड। कोई चीज बार बार हो जाए, जैसे ऑफन कह दिया अक्सर, जैसे समटाइम्स कह दिया कभी कभी, जैसे ऑलवेज कह दिया सदैव। क्या इससे फ्रीक्वेंसी नहीं दर्शाई जा रही है? बोलो ना मेरे बच्चों, क्योंकि जितना देखो इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट नहीं है भैया। आप अगर सब्जेक्ट समझ के पढ़ रहे हो तो आप गलत हो बेटे। ये लैंग्वेज है, बस इस लैंग्वेज को अच्छे से लिखना और अच्छे से बोलने के लिए शुद्धता चाहिए। क्योंकि जब जंगल में बोलोगे तो
कुछ भी बोलो। जब अच्छी सोसाइटी में बोलोगे, आपका एक साउंड भी गलत हो गया तो लोग हंस देंगे, फिर क्या आवाज निकलेगी आप। एक नोट करके जानना है कि अगर इनके अलावा भी हमें कोई एडवर्ब चाहिए तो हमें ममता दीदी ने जादू सिखाया। क्या सिखाया? कि आप LY लगा दोगे और वो वर्ड आपका क्या बन जाएगा? एड। एक बार फिर सुनो तब नोट करना, ये बेसिक है। अभी कॉम्पिटिटिव बेटे शुरू नहीं किया, अब करेंगे। हमने ही बताया अपने प्यारे बच्चों को कि एडवर्ब 3 काम करेगा। एक, जो भी एक्शन है अगर उसको हम मॉडिफाई करते हैं, मेरी मम्मी सुंदर लिखती हैं, तो यहां मेरी मम्मी सुंदर नहीं है, उनका लिखना है। तो ये ब्यूटीफुल यूज नहीं करोगे, ब्यूटीफुल्ली यूज करोगे। समझ रहे हो ना बेटी? अरे बोलो ना भाई। मेरा भाई सबसे अलग काम करता है, तो यहां डिफरेंट नहीं लिखोगे, डिफर नहीं लिखोगे, डिफरेंशिएट नहीं लिखोगे, डिफरेंटली लिखोगे। क्लियर हो रही मेरी बात? दूसरा, अगर हम कोई एडजेक्टिव को बेटे मॉडिफाई करने लगे, रूम बड़ा है, नो प्रॉब्लम। रूम ज्यादा बड़ा है, जहां ज्यादा शब्द आया तो ये ज्यादा क्वालिफाई किसे कर रहा है? बड़े को। तो बड़ा तो बेटे एडजेक्टिव है, तो फिर इसका मतलब हमारा एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और अपने जैसे दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। अब पूरी दुनिया में जो एडवर्ब का अंग्रेजों ने यूज बताया है वो 5 बताए हैं कि हम टाइम दिखा सकते हैं, मैनर दिखा सकते हैं, प्लेस दिखा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दिखा सकते हैं और डिग्री। अब इनके अलावा हमें कहीं भी लाइफ में एडवर्ब की जरूरत पड़ती है तो हम LY ऐड करके एडवर्ब बना लेंगे। अगर अचानक मैं ये बोलूं कि बिना किसी संभावना के मेरी मुलाकात अंकल जी से हो गई, तो यहां हम अनएक्सपेक्टेडली लिखेंगे। दुर्भाग्यवश मेरा एक्सीडेंट हो गया, अनफॉर्चुनेटली लिखेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये है पूरी एक बेसिक जानकारी एडवर्ब की। जैसे ये नोट करोगे, फिर आपके एग्जाम में क्या देखना है आपको, फिर वो सिखाना। और प्रैक्टिस के लिए हमने बता दिया है कि आप गूगल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एडवर्ब, ये डाल देंगे आप, कई साइट आ जाएंगी। जो साइट आपके कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड है उसे सॉल्व करना। ठीक है बेटे? और कोशिश करो कि क्लास में ही ज्यादा समझो, क्योंकि यहां जब समझ में आ जाएगा ना बेटे, तो फिर आपको हर जगह आ जाएगा। और यहां नहीं आया तो कितना भी नोट कर लो ये सब बेटे, वो घर में भी नहीं आएगा। ऐसा मैं सोचता हूं, हो सकता है मैं गलत भी सोचता हूं बेटे। अगर यहां नहीं आ रहा है बेटे तो घर में भी नहीं आएगा। वो तो एक मन का वो है कि हम नोट कर रहे हैं, तो कोशिश करो यही समझ में आए। क्योंकि अब जो हम सिखाएंगे ना तो वो कॉम्पिटिटिव है, ये नहीं है, ये तो रिमाइंडर है बेटा, ये तो याद दिला रहा है मैंने आपको, जो आपने बहुत पहले कभी पढ़ा होगा। बस बेटे नहीं, जब कभी फर्स्ट में शायद नहीं एडवर्ब पढ़ाते हैं, हाँ सेकंड थर्ड, शायद थर्ड से शुरू करते हैं पढ़ाना अच्छे से। फर्स्ट में तो ABCD चलती रहती है। जो ठीक से पढ़ाना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन, आई थिंक थर्ड से। तो जब भी पढ़ा कोई बात नहीं बेटा, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। तो वो चीज़ बाई चांस भूल गए हो, बाई चांस वो चीज़ें उतनी क्लियर ना हो, इसलिए बेटे ये चीज़ पता नहीं होती है।
दुनिया में दो चीज़ें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो पढ़ने से कम आपकी समझदारी से होती हैं। एक एडवर्ब आपकी समझदारी से होता है क्योंकि आपको ये जानना पड़ता है कि वो एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है या नाउन या प्रोनाउन को। एक प्रीपोजिशन वो लगाना बहुत आसान हो जाता है अगर आप अपने मन में नाउन की इमेज बना लेते हैं। इमेज, एक सेंटेंस में दो नाउन दिए गए तो इमेज बना लो भैया, दोनों तरफ हैंडल है तो यहाँ इन आएगा, ये ऑन द चेयर नहीं होगा, इन द चेयर। हैंडल नहीं है तो ऑन द चेयर होगा। मैं मेज पर बैठा हूँ तो एट द टेबल होगा क्योंकि मेज के ऊपर नहीं हूँ मैं। ये आपका मॉनिटर मेज पर रखा है, ऑन द टेबल होगा। मेरे ऊपर पंखा है, ओवर होगा, मैं पंखे के नीचे हूँ, अंडर। इमेज बनानी है, जब पढ़ोगे तब की बात बता रहे तो बहुत आसान हो जाएगा। एक बात देख लो यार कि रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं हम यार, तो रेलवे स्टेशन कोई छत तो रही है, वहाँ जाकर खड़े हो गए, एट लग जाएगा, आई एम स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन। तो ऐसी छवि जब बनेगी यूं चलते फिरते में कर लोगे प्रीपोजिशन। ऐसे ही एडवर्ब जब ये दिमाग में आएगा कि यार ये एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, तुरंत आप एडवर्ब मान लोगे उसे। इजाजत दो बेटे तो पढ़ाने पे आ जाए। बेटा पहली क्लास से कुछ कुछ समझ में आने लगा है, भगवान की कसम खाओगे। नहीं आ रहा तो हम और प्रयास करेंगे बेटे। भाई टीचर का काम क्या है आप बताओ? समझाना बेटे। आपको 20 बार नहीं आए 20 बार भी हम समझाएंगे, कभी गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि आप सीखने आए हो बेटा। हम आप ही के लिए आए हैं ताकि आप चीजें सीख जाएं। डन बेटे? बेटा डन हो गया, हटा दें। ठीक, अब भगवान का नाम ले लो बेटे। अब क्लास शुरू होगी। सबसे पहले जो शुरू होगा वो प्रॉपर यूज ऑफ एडवर्ब होगा। यानी कि हमें सबसे पहले ये सीखना है कि हम पूरी लाइफ में एडवर्ब को प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करें। सबसे पहले ये सीखना है, जिसमें हमें पहली बात सीखनी है ए। इफ अ सिंगल वर्ड, अगर एक अकेला शब्द इज गिवन दिया जाता है बिफोर द सब्जेक्ट, किसके पहले बेटा? बोलो ना बेटा। तो बेटे सब्जेक्ट के पहले कोई शब्द अंग्रेजों ने बताया नहीं है हमें, क्योंकि सब्जेक्ट से ही तो हमारे सेंटेंस की शुरुआत होती है बेटा। तो फिर अगर सिंगल वर्ड हमने डाल दिया तो फिर एक ही रास्ता है कि वो हर हालत में क्या होना चाहिए? एडवर्ब। ये पहली बात आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। अगर मैं यहां लिखूंगा सर्टेन राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इस सेंटेंस में हमने क्या गलती कर दी? क्योंकि राधा सब्जेक्ट था और जब हमने सब्जेक्ट से पहले कोई भी वर्ड डाला तो वो वर्ड सदैव क्या होना चाहिए? एडवर्ब। सर्टेन एडवर्ब है नहीं तो बेटे हमें एक तरीका भी बता दिया गया है। अगर ट्रू होता यहां तो एक्सेप्ट कर लेते, ट्रू। अगर लक होता यहां एक्सेप्ट कर लेते, लकली। क्लियर हो रहा है बेटा? नंबर 2 जो हमें ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी बात ध्यान रखनी है। इफ एडवर्ब इज यूज्ड विद अ वर्ब, हो सकता, ये तो हो गई पहली बात कि सेंटेंस से पहले आने वाला हर शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। तभी आपने देखा होगा कि हेयर, देयर, टुडे, यस्टरडे आगे भी लगा देते हैं क्योंकि वो एडवर्ब है। इसलिए दूसरा क्या देख रहे हैं आप
कि एडवर्ब हम वर्ब के साथ यूज करते हैं तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है। बिफोर अ मेन वर्ब यानी कि जो एक्शन बतलाए, और दूसरा आफ्टर अ हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक सहायक क्रिया के बाद। ये तरीका होगा हमेशा किसका मेरे बच्चे? एडवर्ब का। अगर मैं लिखूंगा आई शैल हाईली बी ऑब्लाइज्ड, तो यहां हम ठीक हैं या नहीं है? क्योंकि शैल भी पूरी हेल्पिंग वर्ब है, शैल भी, तो हमारा एडवर्ब सही से कहां फिट होना चाहिए था, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के पहले। तो मेन वर्ब तो ये था बेटा, तो हमें इस तरह से ये यूज करना था, आई शैल बी हाईली। देखा बेटे, ऑलवेज सदैव, ही डज हिज वर्क। बोलो बेटे क्या करें भैया? डज क्या है? मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के पहले ही यूज होता, तो क्या होता बेटे? ही ऑलवेज डज हिज वर्क। क्लियर हो रही मेरी बात? नंबर थर्ड, इफ मोर देन वन एडवर्ब। कभी कभी ऐसा भी होगा बेटा, अगर एक से ज्यादा एडवर्ब आ जाए तो आपको हमेशा एक फॉर्मूला अपनाना है, एमपीटी। एम का मतलब बेटे मैनर, पी का मतलब बेटा प्लेस, और टी का मतलब बेटा टाइम। ये ध्यान रखना है। बस तीन बातें ध्यान रखनी है मेरे बच्चों। एडवर्ब, अब शुरुआत हो गया क्वांटिटेटिव बेटा। कोई भी सिंगल वर्ड अगर आप सब्जेक्ट से पहले बोलना या लिखना चाहते हैं, हमेशा दिमाग में रखें कि वो एडवर्ब होगा, चाहे बना हुआ हो और चाहे तुम्हें एलवाई लगा के बनाना पड़े। ओके। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब कोई एडवर्ब हम वर्ब के साथ यूज करते हैं, किसके साथ बेटा? तो ध्यान रखना है हमेशा वो या तो मेन वर्ब के पहले होगा। यस। तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि कभी कभी एक सेंटेंस में हम दो से ज़्यादा भी एडवर्ब यूज करते हैं। नो प्रॉब्लम, करो, कोई रोक नहीं है, बस क्रम ध्यान रखना। मैनर पहले लेना, बोलते जाओ, फिर प्लेस लेना, और फिर जरा देखो, यस्टरडे he met his friend unexpectedly। ये बेटे सेंटेंस उन्होंने दे दिया हमें। अब बताओ पढ़ने में या लिखने में या ग्रामर के सेंस में कहाँ गलती लग रही है? बताओ। बिल्कुल ठीक ठाक से लग रहा है, मीनिंग भी दे रहा है बेटा। ऐसा बहुत सारा किताबों में लिखा भी देखा है हमने, नहीं देखा है, लेकिन एक्यूरेसी अगर देखी जाए तो नहीं है सेंटेंस। क्योंकि जो स्टरडे है बेटा वो टाइम है, और जो अनएक्सपेक्टेडली है बेटा वो मैनर है। तो इसका क्रम तो TM हो गया, और क्रम हमें क्या चाहिए था? MT। तो हमें ये सबसे बाद में लेना है, बोलो ये पहले। तो हमें इस तरह से लिखना था, अनएक्सपेक्टेडली लिखा बेटे, ही मेट हिज फ्रेंड यस्टरडे। बताओ इतनी ये गलती थी, इतनी सारी। तो एडवर्ब के यही तीन रूप आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि जब भी एक से ज्यादा होगा तो मैनर सबसे पहले लोगे, प्लेस बाद में, बोलो ना, देयर ही गोज स्लोली। अब बताओ कहां गलत है हम? देयर ही गोज स्लोली। तो सबसे पहले क्या करें? ही
स्लोली गोज देयर, तब बेटे ये करेक्ट होगा। जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, कोई नहीं पकड़ता हमें कि हम गलत कहाँ बोल रहे, लेकिन अगर कोई एग्जाम की बात आ जाए या कोई विद्वान आ जाए हमारे, तो हर सेंटेंस में हमें टोक देगा। देखो, दो तरह से लैंग्वेज काम करती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी जो आप बैठे हो ना, आप फॉर्मल सीख रहे हो, और जो बोलचाल की भाषा होती है वो इनफॉर्मल होती है, जिसे बेटे सीखने की आवश्यकता नहीं होती, एटमॉस्फेयर के बेस पर चलती है। एक बार बताओ, जितने लोग अनपढ़ हैं, क्या हिंदी नहीं बोल पा रहे? जिन्हें तो यार साइन करना भी नहीं आते, तो वो उनकी इनफॉर्मल लैंग्वेज है। ये नोट कर लो पहला रूल बेटा, पहला समझ में आ गया। जब हेल्पिंग, सॉरी बेटा, जब वर्ब के साथ यूज करना, थोड़ा सचेत रहना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, और कोई रास्ता नहीं। और जब पहला वर्ड कोई देख लो सब्जेक्ट से पहले, हमेशा उसे एडवर्ब ही मानना। और जब दो या दो से ज्यादा एडवर्ब यूज करना, तो मैनर पहले लाना, प्लेस बाद में लाना, और टाइम सबसे लास्ट में लाना। ऐसे धीमे धीमे बेटे सीखते जाओ। नंबर 2 पे फिर क्या जरूरी है वो ध्यान दो। फिर 3 पे, ऐसे 5 चीजें सीखनी है बेटे आज, बस टोटल 5 चीजें। अब तो दुकानें भी ज्यादा नहीं लग रही। वो कमेटी आई थी, मेरे सामने कमेटी आई थी 8 तारीख को, जब मैं आपका ये क्लास लेके बाहर जा रहा था, तो एक कमेटी बहुत बड़ा ट्रक लेके आई थी, आप भी थी। और भैया ऐसे सामान पूरा सामान फिका दिया उन्होंने यार, 4-4, 5-5 हजार रुपए का तो सामान ही उन्होंने फेंक दिया। फिर उनका पूरा ठेला एला सब लाद लिया उसमें। हम तो 5-7 मिनट खड़े देख रहे थे, दुख हो रहा था, लेकिन क्या करते, ज्यादा बोलते हमें भी पीटता और अंदर ले जाता। लेकिन दुख हुआ, मतलब सामान भी, खाने का सामान सब फेंक दिया था। अरे जुर्माना लगा दो उसे, मतलब वार्निंग दे दो कि भाई 10,000 रुपए जुर्माना दो और वार्निंग दे दो। वो करानी, सब सामान खाने का फेंक दिया। अब इसलिए दुकानें कम हो गई। इधर ठेले ये कितने लगे रहते थे। ये तीनों बातें समझ में आ गई कि अब जैसे अगर आपको एडवर्ब कहाँ मिल जाए, हेल्पिंग मतलब वर्ब के साथ, तो तुरंत दिमाग में आइडिया आ जाए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के। अगर कोई सिंगल वर्ड कहाँ मिल जाए सेंटेंस के पहले, तुरंत किसी की बात मत सुनो यार, दैट शुड बी एन एडवर्ब। ठीक है बेटा। और अगर दो से ज्यादा हो तो थोड़ा लगाते समय सचेत रहो कि हमें मैनर पहले लेना है, प्लेस बाद में, और टाइम सबसे लास्ट में।
फिर दूसरे जो रूल नंबर दूसरा पढ़ाऊंगा उसमें छोटी छोटी बातें हैं, फिर वो ध्यान से समझना है आपको। ऐसे 5 रूल सीखने हैं बस टोटल, ज्यादा रूल भी नहीं है बेटे। 5 कितने रूल होते, जरा इसे तो होते। एक प्रैक्टिस जरूर कर लेना बेटा, उससे क्या है कि दिमाग में आइडिया फिट हो जाता है बेटा। हम जैसे जो पढ़ा रहे वो थ्योरिकली तो है बेटा, थ्रू इंफॉर्मेशन ही तो पढ़ा रहे, आप सीख रहे, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज फिर आपके माइंड में घुस जाएगी, फिर वो नहीं जाएगी बेटा पूरी जिंदगी। जब जब ऐसे सेंटेंस आएंगे यूं देखते ही आप पहचान लोगे। जैसे कार का जो मोटर ड्राइविंग वाले नहीं होते बेटा, ये कार सिखाते तो क्या परफेक्ट हो जाते बेटा? नहीं होते। गाड़ी चलाने लगते हैं, गियर डालने लगते हैं, गाड़ी रोकना, चलाना, रिवर्स करना, सब कुछ सीख जाते हैं। लेकिन जब तक आप खुद गाड़ी अकेले लेके नहीं जाओगे मार्केट में, तब तक परफेक्ट नहीं बनोगे, क्योंकि बेटे वो तो अपने साथ सिखाता है बिठाल के। अब कहीं ऐसा होगा गाड़ी खड़ी है जाम में, अब निकलना मुश्किल है, कहीं से बाइक वाला घुसा पड़ा है, कहीं 3 व्हीलर वाला, कहीं बेटे और ये कौन सी होती इलेक्ट्रॉनिक जो रिक्शा है, तो उसमें कैसे हैंडल करोगे वो जो है वो सिखा रहा है परफेक्ट। तो जैसे आज पढ़ के जा रहे हैं आप, अब जब एक्सरसाइज करोगे तब दिमाग में आएगा कि यार ये ऐसे करना था, कुछ अपने आप आ जाएगा, कुछ में फिर अपना दिमाग यूज करोगे, हो जाओगे परफेक्ट। नोट कर लिया बेटा? हटा दे भैया, कर लो बेटे, कोई बात नहीं, हो गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर नहीं है तो कोई। अब दूसरे नंबर पे बेटे देख लो जरा कुछ छोटी छोटी बातें। नंबर 1, फास्ट डजंट चेंज इट्स फॉर्म। ये बेटे ध्यान रखना है हमेशा, जबकि किताबों में भी फास्टली लिखा है, लेकिन फास्ट का कोई भी एलवाई नहीं लेगा। फास्ट अपने आप में एक कंप्लीट एडवर्ब होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ही ड्राइव्स फास्टली टू रीच हिज डेस्टिनेशन। अब बताओ इस सेंटेंस में हमसे क्या गलती हो गई? क्यों ऐसा लगा कि फास्टली गलत है? क्योंकि सर फास्ट एक कंप्लीट, बोलते जाओ, एडवर्ब है जो अपना रूप चेंज नहीं करता। फिर आ जाओ नंबर 2, ये बात तो ध्यान ही रखनी थी बस। नंबर 2 पे एक और एडवर्ब अपने पास है जिसका नाम क्या है? ये 2 काम करता है बेटा। ये एडजेक्टिव का भी काम करता है बेटा, समझ रहे हैं ना बेटे, और ये एडवर्ब का भी काम करता है। इसके 2 काम हैं, इनफ एडजेक्टिव भी है, बोलो ना, एडवर्ब भी। ये एडजेक्टिव तब है जब इसका साथी कौन है, और ये एडवर्ब तब है जब इसका साथी कौन है। ये ध्यान रखना है, ये काम आपका है कि इनफ जब लगा होगा फौरन आप देख लो कि इसका साथी कौन है। अगर इसका साथी नाउन है तो फिर इसे क्या मानूं? यस। तो नंबर 1, इफ इनफ इज एडजेक्टिव, अगर इनफ एडजेक्टिव है, यूज इट, इसे यूज करो बिफोर आ नाउन। किसके पहले यूज करो? आई हैव मिल्क इनफ टू प्रिपेयर मिल्क शेक। ये बेटे गलती हुई या नहीं चेक करो बेटा, हमसे गलती हुई या नहीं चेक करो बेटा।
इनफ आ गया। अब इसका साथी ढूंढो, नाउन है या एडजेक्टिव है? ये है साथी बेटा, नाउन है या नाउन। तो फिर इनफ कैसे यूज होगा, पढ़ो। बिफोर अ नाउन, यानी कि सबसे पहले हम यहां क्या लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे। अगर मनी होती तब कैसे लिखते, मनी इनफ या इनफ मनी। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई मेरी बात। अब जरा इसी का दूसरा देख लो, इसको ए नंबर डाले तब ज्यादा क्लियर होगा, है ना। बी, इफ इनफ इज एडवर्ब, यूज इट जस्ट आफ्टर एडजेक्टिव। क्या लिखा बेटा, हमने लिखा कि माई ग्रैनी, मेरी दादी माँ, इज इनफ ओल्ड, मेरी दादी माँ पर्याप्त बूढ़ी हैं टू डू हार्ड वर्क। क्या इस सेंटेंस में हम ठीक है बेटा? नहीं ठीक है। पहले हमने साथी देखा इनफ का, कौन मिला? ओल्ड नाउन था या एडजेक्टिव था? तो फिर हमारा इनफ कहाँ लगना चाहिए था? यस, तो ओल्ड इनफ। ध्यान रहेगा मेरे बच्चों, बोलो। फिर नंबर 3 पे आ जाओ। ये दो बातें बेटे कोई डाउट तो नहीं कर रही हैं। इफ स्टिल, ये भी एडवर्ब है बेटा, ये भी क्या है? इफ स्टिल इज गिवन इन द सेकंड सेंटेंस, अगर स्टिल किस सेंटेंस में मिल जाए, बोलो ना, तो यूज इट, इसको यूज करो एज कंजंक्शन। ये बात भी अपने दिमाग में डाल के रखना है। ये सब एग्जाम का पार्ट है। ये एग्जाम ऐसे ही आ रहा है भाई, ऐसी एडवर्ब का एग्जाम आ रहा है भाई। फास्ट को फास्टली लगा के रख रहा है, इनफ में 2 तरह की मिस्टेक रख रहा है। अब हमने देखा, हमने सेंटेंस लिखा ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स। वह बेटे कई बार क्या हुआ है? फेल हो गया है। ही स्टिल होप्स, वह अभी भी उम्मीद करता है टू सक्सीड। कहीं से गलत नहीं लग रहा है बेटे सेंटेंस? कहीं से गलत लग रहा, बताओ भैया, बोलो ना। क्या कहीं से ये सेंटेंस गलत लग रहा है भाई? बस एक जगह होगी, एक जगह दिक्कत हो गई बेटा, कि अगर ये स्टिल आगे वाले सेंटेंस में होता तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। स्टिल मेरे बच्चे अगर आगे वाले सेंटेंस में होता तो हमें क्या चिंता करनी थी? कोई चिंता नहीं। स्टिल पीछे वाले में आया, सेकंड वाले में, तो सेकंड में स्टिल आने का मतलब वो एडवर्ब नहीं है, वो क्या है? ये ध्यान रखना है आपको भाई। स्टिल हम पहले एक सेंटेंस बोले, जैसे मैं कहूं कि मैं अभी तक जीवित हूं, कैसे बोलूंगा मैं? आई एम स्टिल अलाइव। मेरे पापा अभी तक खुश हैं, माई फादर इज स्टिल हैप्पी। ऐसी तो बोलते हो। अगर यही स्टिल किसी सेकंड सेंटेंस में आ जाए तब ये एडवर्ब नहीं रहेगा भाई, तब ये क्या रहेगा? बोलो, सब लोग नहीं बोलते। कंजंक्शन। आज ये सेंटेंस अगर ऐसे एग्जाम में मिल जाता तो हम गलती कहां महसूस करते? बोलो, सब लोग बोलते नहीं हो यार। बस भाई, जब स्टिल सेकंड में है तो ये कैसे काम करेगा? तो इन दोनों सेंटेंस के बीच लगेगा, तब ये इस तरह से लगेगा, स्टिल ही। अब आपको मेरी बात क्लियर हो गई? बोल ही नहीं रहे यार, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? तो बेटे जरूरी है, क्योंकि इसी तरह के एग्जाम आएंगे।
हमें जब मालूम ही नहीं होगा तो हम बेटे फिर मुश्किल में पड़ेंगे और हिंदी करेंगे, और हिंदी करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, सही बता रहा हूं बेटे। क्योंकि हिंदी करने से क्या मिलता, एक आध डिफिकल्ट वर्ड आ गए तो और घबरा जाओगे कि यार बहुत डिफिकल्ट थी। हमें तो बेसिक देखना है बेटे, बेसिक। नोट करो, फिर नंबर 4 सिखाऊं, 5 सिखाने हैं बेटे, 2 नंबर और सिखाने हैं, और प्रैक्टिस जरूर कर लेना प्लीज। समझ में आ रहा भैया? अब 2 रूल और सीखो। 4 नंबर, उसमें भी ऐसी छोटी छोटी कुछ बातें हैं, क्योंकि इतना जान गए एडवर्ब हमेशा के लिए परफेक्ट हो गया आपका, क्योंकि आपने प्रॉपर यूज भी सीख लिया। कौन कौन सब बदमाशी करते हैं वो भी सीख रहे हो बेटे। किताबों में भी फास्टली लिखा है, किताबों में भी। अरे ऐसे देखो, बोल्डिंग होल्डिंग नहीं लगे होते। 2 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 28 lakhs, गलत है। 28 लाख ऐसा नहीं लगना है इसमें, लेकिन इनफॉर्मल लैंग्वेज है। दूसरा कन्विंस हो रहा है, समझ रहा है, इनफ बेटे। आप ऑफिस में बोलते हैं इंग्लिश तो कहाँ कोई पकड़ता आपको, क्योंकि वो जान लेता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, इनफ है उसके लिए। क्योंकि वो कन्वर्सेशन मान रहा है, आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं मान रहा है बेटा। वो तो ये मान रहा है कि हम उसकी बच्ची की या बच्चे की बात समझ गए, दैट्स ऑल। ऑफिस में बॉस ने मीटिंग ली, अपना बोल दिया, हमें समझ में आ गया, इनफ। अब शादियां सब निपट गई। हमने पिछले महीने बदमाशी की है ज़्यादा। 15 को नहीं आया, उसके पहले 1 हफ्ते नहीं आया था। एक्चुअल भतीजे की शादी थी, रियल की, तो वो शादी की तारीख भी उन्होंने सैटरडे ही रख ली, तो पॉसिबल नहीं था। मंडे रख लेते तो हम क्लास लेके निकल जाते फिर। और हम बूढ़ों को शादी में कुछ मज़ा नहीं आता, हम लोगों को तो खर्चे होते भैया, सही बता रहे बेटे, खर्चे होते। अब मिसिज को हल्दी में अलग चाहिए सूट, मेहंदी में अलग चाहिए, ब्याह में अलग चाहिए, फिर वो चौथी नहीं चलती उसमें अलग चाहिए, फिर मैचिंग, फिर इतनी सिलाई बहुत महंगी है यार। 900 रुपये का बताओ अस्तर वाला सूट सिल रहा है, बर्बाद करे दे रहा है बताओ भैया। 2000-2500 का सूट लो, 1000 रुपये सिलाई दो। बड़ी बड़ी विडम्बना है। स्त्री को रखना बहुत मुश्किल काम हो गया है। क्यों भाई साहब, मुस्कुरा तो दो यार। अब बताओ, अब हमारी इच्छा थी कि हम 2 सूट बनवा लें यार, नहीं बनवा पाए, उन्हीं के सूट बनवाते रहे। फिर आजकल वो भी चलती हैं, नजरें भी चलती हैं। उनके लिए उन्होंने वो कौन सा 50 रुपए की गड्डी और 10 रुपए की गड्डी और 20 रुपए की गड्डी, 8000 जे ठग लिया अलग, कि एक 50 की गड्डी दे दो, एक 20 की दे दो, एक 10 की दे दो। और उन्होंने बोला भी हमें कि कुछ पैसे हम दे देंगे, आज तक नहीं दिए। नहीं, आप चिंतित मत हो, आप शादी करना। ये वो लड्डू है जो ना खाए वो पछता है, और जो खा ले वो बचता है। बेटे नोट हो जाए, फिर 3rd नंबर से कहें। अब दिमाग में आ गया कि एडवर्ब क्या है। वो तेज है तो क्या मानूं मैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब?
वह तेज है, एडजेक्टिव, और वह तेज बोलता है, एडवर्ब। बस यही ध्यान रखना है कि एक्शन को मॉडिफाई तो एडवर्ब और नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब तो एडजेक्टिव। कभी नहीं होगी दिक्कत, क्योंकि मोस्टली हमारे बच्चे क्या करते हैं कि एडवर्ब पहचान नहीं पाते यार, और जो परेशानी आएगी कॉम्पिटिटिव में वो आपके सामने, इनफ में ऐसे परेशानी आएगी, फास्टली में ऐसे आएगी, ये आपके सामने। स्टिल अगर पीछे गया तो फिर वो स्टिल एडवर्ब नहीं है, फिर वो कंजंक्शन है। नोट करो, फिर नंबर 4, फिर 5, पहले 4 सिखाऊं फिर 5। लिख गया बेटी? सब लोग बताओ बेटा। नहीं, एक बच्ची लिख रही है बेटा। अब आ जाओ बेटे नंबर 3 पे, 3 पे आएंगे ना? नहीं, ये तो सेकंड का बेटे था ना पार्ट। 3 में अब ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले जस्ट, ये भी एडवर्ब है, फिर रिसेंटली, ये भी एडवर्ब है, फिर बेटे यट, ये भी एडवर्ब है। देखा बेटे 3 एडवर्ब। नोट कहाँ पे? नहीं तो नोट की जगह 3 में आ गए बेटे, नोट की जगह पूरा नंबर ही डाल दिया 3। ये जरा देखो बेटा, देखा आपने? ये 3 एडवर्ब ऐसे हैं जो हमेशा अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेंगे, और एग्जाम में बहुत आते भी हैं, क्योंकि बच्चे को आइडिया ही नहीं होता बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना लेते हो आप लोग, हैज, हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म। अब पहचान लोगे भैया? बोलो ना। हमने लिखा रमेश डिडंट फिनिश हिज वर्क यट। क्या इसकी गलती सुधार सकते हैं आप? क्या इसकी गलती सुधार सकते हैं आप? बताओ बेटा। आप लोग भी कोशिश किया करो, आप तो कोशिश करते ही नहीं हो भैया। यट आ गया, दिमाग में फौरन आ जाए कि इसमें टेंस क्या होना चाहिए, तो ये डिड नॉट फिनिश कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है, ये हैजंट फिनिश्ड होगा, और कोई रास्ता है ही नहीं बेटा। इधर देखो, आई रिसेंटली वॉच्ड अ मूवी, मैंने अभी हाल में ही क्या देखी बेटे? एट द मॉल। अब हम यहां भी गलत हो गए बेटे, बताओ भैया कैसे हो गए? भैया रिसेंटली आ गया, फौरन दिमाग में एक बात टच हो गई, तो ये इस तरह से होना चाहिए था, हैव रिसेंटली वॉच्ड। पहली बात रूल नंबर 3 की क्लियर हो गई बच्चों को। नंबर 2 ध्यान रखोगे, एक डिफरेंस फार्दर में और फर्दर में। किसमें ध्यान रखोगे बेटा? दोनों की बस मीनिंग जाननी है। फर्दर मीन्स एंड अगेन, यानी कि दोबारा से, कहते नहीं है फिर से बोलो, फिर से या दोबारा से, ये मीनिंग जाननी है बस। और फार्दर मीन्स डिस्टेंस, दूरी, बस इतना ही दिमाग में डालना है बेटे कि फार्दर जो है वो क्या है बेटा? दूरी है, और फर्दर बेटे क्या है?
बोलो ना, डिस्टेंस। हमने यहां लिखा कि नैना फादर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर। बताओ भैया कहां गलती हो गई, कहां गलती हो गई भैया? यहां पर दूरी का सेंस है या दोबारा से रिक्वेस्ट करने का सेंस है? तो फिर फादर नहीं होगा मेरे बच्चे, फिर क्या होगा? फर्दर। हमने लिखा कि आगरा इज फर्दर देन दिल्ली। क्या हम यहां ठीक हैं बेटे? क्यों नहीं ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि यहां दूरी है तो फर्दर नहीं चाहिए, फर्दर। ये केवल बेटे मीनिंग ही जाननी है बस, और इसमें कुछ नहीं जानना है। नंबर 3 भी मीनिंग ही जाननी है। फेयरली और रादर दोनों के दोनों बेटे एडवर्ब हैं। रादर हमेशा नेगेटिव सेंस होता है। नेगेटिव सेंस जानते हो? बोलो, नकारात्मक भाव वाला। और फेयरली जो है वो पॉजिटिव सेंस होता है। ये बात गांठ बांध लीजिए आप कि फेयरली तभी लगेगा जब सेंटेंस में सेंस कैसा होगा? पॉजिटिव। और रादर कब लगेगा? निगेटिव। अगर हमने लिखा शिखा इज रादर डिसऑनेस्ट, क्या हम यहां ठीक हैं? हाँ और ना में जवाब दो। ठीक है ना? यस। और अगर मैं ऐसे लिख देता कि शिखा इज फेयरली ऑनेस्ट, तो ठीक हो जाते? बस यही जानना है कि रेदर अगर कहीं लगाना चाहते हैं, बोलो ना, तो हमेशा निगेटिव सेंस होना चाहिए। और अगर कहीं बोलो तो हमेशा पॉजिटिव सेंस होना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब बेटे 3rd वन यहां लिख दें। इफ एन एडवर्ब, जितने आपको बता रहे हैं ना बेटे, यही एग्जाम है। इफ एन एडवर्ब इज गिवन इन कॉम्पैरेटिव डिग्री, क्या मेरा कोई प्यारा बच्चा कॉम्पैरेटिव डिग्री पहचान लेगा? बोलो ना। तो बेटे हम बता रहे हैं या तो मोर होगा या ईआर। आप पहचान लोगे? बेटर, स्ट्रोंगर, मोर। तो अगर डिग्री किसमें है बेटा, तो यूज द बिफोर इट। जबकि कॉम्परेटिव डिग्री में कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। सुना होगा आपने, नहीं सुना तो दिखा दूं मैं आपको। हमने यहां लिखा फिजा इज द स्ट्रोंगर देन नीना। ये सेंटेंस अगर गलत मानोगे तो किस बेस पे मानोगे गलत? क्योंकि यहां तुमने स्ट्रोंगर में जबरदस्ती क्या डाल दिया, जबकि कॉम्परेटिव डिग्री कोई भी आर्टिकल नहीं लेता। लेकिन यही कॉम्परेटिव डिग्री अगर किसमें है, एडवर्ब में, किसमें है, तो फिर हर हालत में क्या लोगे? और कोई रास्ता नहीं है। अभी मैं दिखाता हूं आपको। मोर दे गेट, मोर दे वोंट। अब पहले ये पता लगाओ कि मोर दे के लिए है या उनके गेट और वोंट के लिए है। पढ़ो, पढ़ के समझो और पता लगा के बताओ। बताओ भैया भाई, ये मोर दे के लिए या गेट के लिए? ये मोर दे के लिए या वोंट के लिए? इसका मतलब एडवर्ब है ना भैया? तो हर हालत में क्या चाहिए?
अगर नहीं है तो ये सेंटेंस गलत है बेटे। क्लियर हो रही मेरी बात? बोलो ना। देखो, स्ट्रोंगर ही फील्स नाउ। बोलो साहब, बोलो साहेब, पहले स्ट्रोंगर ही है या उसके फील करना है? पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। वह अब मजबूत महसूस कर रहा है, तो वह मजबूत है या महसूस कर रहा है? तो ये स्ट्रोंगर किसको बेटे मॉडिफाई कर रहा है? तो हो गया एडवर्ब। तो ये एडवर्ब जो कॉम्परेटिव डिग्री में आएगा, हर हालत में क्या लोगे? और कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। अब ये बात मेरे प्यारे बच्चों को आ गई? बोलो ना। तो अब 3 बातें हमारी हो गई। अब कितनी बातें बची बेटा? 2 और बची, 4 नंबर और 5। अब तो गलती होती है ना बेटा, ऐसी चीजों में होती है, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी पढ़ा स्ट्रोंगर, बेटर, कभी दान नहीं लेते। आप समझ गए ना? तो ऐसा सेंटेंस जब डालेगा तो तुम सोचोगे इसमें लगेगा ही नहीं कुछ, तुम वहां तक की गलती पकड़ोगे नहीं, तुम कुछ और ढूंढोगे उसमें। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमें जानकारी नहीं है, उन्हीं में वो फंसाने का प्रयास करता है बेटा। अब सीजन आ गया पापड़ और गुजिया का। हमारे गांव में तो बनती है, लेडीज बना नहीं पाती शहर में। गुजिया सबसे अच्छी वो होती जो आपने बनाई, फिर रजाई के अंदर छुपा दी, फिर उसके बाद जब आप खाओगे ना फ्राई करके, वो टेस्ट ही अलग होता है। हमारे गांव में ऐसी बनती है भैया, लेकिन यहाँ कोई नहीं बनाता। यहाँ तो मार्केट से खरीदनी पड़ती रेडीमेड। यहाँ अगर 2 टाइम आपको ताजी खाना मिल जाए तो आप सीधे मंदिर जाएं, भगवान के चरण स्पर्श करें, दंडवत 5-10 मिनट तक बने रहें। मेरी तो हर बात पे हंस देते हो बच्चे, रियलिटी नहीं बता रहा हूं। मेहमान आ जाए, सब होटल से मंगा खिला दो उसे। अब नंबर 4 सीखोगे, फिर 5। आज बच्चों के नाम नहीं लिख रहा है, कोई बुरा तो नहीं मान रहा है? क्या बेटे पेन नहीं है? नहीं सर, वो जो आइटम्स आपने लिखवाए थे उसमें मेरा 2 छूट गया। कोई बात नहीं, अब किसी बच्चे ने लिखे होंगे, आप उनसे ले लो। तो आप बोल दिया करो ना बेटे, हम तो पूछते हैं ना, एक बार बोल दिया करो सर 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। किसी बच्चे से बेटे नोट कर लेना, और ऐसे ही याद करो जैसे मैंने बताया। एक दिन एक इडियम पकड़ो, उस आइडियम को पूरे दिन बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। ना लिखना है, पेन और उसकी नहीं चाहिए बेटे, ये आपकी नोटबुक नहीं चाहिए, बस एक वर्ड आपने लिया, पूरे दिन बोलना है, अपने आप याद हो जाएगा बेटे जब इतने बार बोलोगे तो।
आपने लिख लिया बेटे, लिख लो बेटे, फिर नंबर 4 पे आ जाओ। सर आपका नाम क्या है? जावेद बेटा। जैसी बेटे उग जाए तो बता दो आप, फिर नंबर 4 पे आ जाए। आज पीयूष नहीं आए क्या बेटा? आप शेख? अच्छा। एक वो और आते थे वो भैया, हाँ वो कहाँ चले गए? है नहीं यहाँ शहर में, उधर ही। अच्छा अच्छा, डन बेटे, लिख लिया भैया, लिख रहे भैया, लिख रहे। लिख गया बेटा? पीछे पीछे बेटा, लिख गया? लिखो लिखो। एक बढ़िया प्रैक्टिस और कर लेना। अब कौन रह गया बेटा लिखने को? नहीं होगा तो लिख दिया, बढ़िया रह गए। हो गया आपका बेटे? हो गया बेटा, आपका हो गया, हटा दे। अब बेटे सेकंड लास्ट आ जाओ। 4th में हमें बस 4 बातें ध्यान देनी है। एक हार्डली है बेटे, एक स्कैर्सली है बेटा, एक रेयरली है बेटे, और एक बियरली। इनमें 3 गलती होती हैं, तीनों गलती एक साथ नहीं आती, कोई एक आएगी, लेकिन आपको तीनों पढ़नी है। पहली गलती होती है डोंट यूज एनी नेगेशन। पहली गलती ये होती है कि इनके साथ कोई भी नेगेटिव रूप यूज नहीं करोगे, ना नो, ना नॉट, ना नेवर। जरूरी नहीं है कि बेटे तीनों गलती एक साथ आए, एक ही आएगी। पहली गलती ये चेक करो कि जहाँ ये 4 में से कोई एक एडवर्ब है तो वहाँ नेगेटिव नहीं होगा। सुमित, हैड, हार्डली, नो मनी। देखो बेटा चेक करो, क्या हम ठीक है इस सेंटेंस में? बोलो ना बेटा। तो क्यों नहीं हो पाए हम? क्योंकि हार्डली भी नेगेटिव है और नो भी नेगेटिव है। इंग्लिश डबल पोजीशन नहीं लेती। इंग्लिश क्या नहीं लेती बेटा? 1 से 2 वर्ड कभी इंग्लिश में नहीं आते। अगर क्योंकि 2 बार बोलना पड़े तो दोनों बार बिकॉज नहीं आएगा बेटे। एक बार एज आएगा, दूसरे बार, और 3 बार बोलना पड़ा तो सिंस, फॉर, यानी क्या क्या आने लगेगा। तो फिर यहाँ पर हमें नो नहीं चाहिए था। एक बात क्लियर हो गई? बोलो ना बेटा। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे कि अप्लाई पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमेशा अपने साथ कौन सा टेंस लेंगे बेटे? बोलो ना। पहचान लोगे भैया? नहीं पहचानोगे चिंता मत करो, मैं पहचान भी लिख दूंगा। ठीक।
अब भैया का नाम लिखना चाहते हैं। सर महर्षि। चेक करो स्पेलिंग। सही है। हार्डली कम आउट ऑफ हिज हाउस। अब बताओ कि सेंटेंस में कुछ हुआ हमसे गड़बड़? इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ हुआ हमसे? हुआ। पहले ये बताओ कि जब इसमें क्या दिख गया आपको, तो पहले चेक करो निगेटिव है या नहीं। अब बताओ निगेटिव है, बोलो ना। तो इसका मतलब पहली गलती नहीं है इसमें। तो दूसरी गलती चेक करो बेटा, टेंस कैसा होना चाहिए? क्या ऐसे ही पास्ट परफेक्ट होता है? तो फिर कैसे होता है? हैड, तो हैड हार्डली बोलते जाओ कम। अब ये करेक्ट होगा भाई। हो सकता है एक गलती और आए मेरे बच्चे, वो गलती देख लो। सी पार्ट, यूज व्हेन एज अ कंजंक्शन। तीन में से एक ही गलती आती है अगर हार्डली आया तो। अब मैं किसका नाम लिखूं? भैया ना, एक बार लिख दिया था फिर लिखे दे रहे हैं। सुमित हैड हार्डली कुक्ड फूड। सुमित ने जैसे ही क्या बनाया? भोजन। देन हिज गेस्ट केम। तभी कौन आ गए? भैया। कितना बुरा लगता है ना। अब मेरे बच्चे इसमें गलती चेक करो। ये तो पक्का है कि हार्डली अगर उसने दिया है तो जानबूझकर ही दिया है, और जरूर गलती हार्डली की ही है। अब हार्डली की गलतियां तुम्हारे पास कितनी है बेटा? वही चेक करो, जो मिल जाए उसे सुधार दो। पहले निगेटिव चेक कर लो यहां से और वहां तक, कोई नहीं है बेटा। फिर आप टेंस चेक कर लो, सही है। फिर जब दोनों सही हैं तो कंजंक्शन चेक करो। तो ये देन नहीं चाहिए, क्या चाहिए बेटा? ये है बेटे हमारा नंबर 4 की दुनिया। ठीक है ना बेटे। एक लास्ट बात बची जिसमें आप TOO और वेरी और मच 3 एडवर्ब और जानोगे। ठीक है बेटा। उनमें जानना क्या है? बस ये जानोगे टू कहाँ यूज होगा, वेरी कहाँ होगा और मच कहाँ, बस। CBSE पूरा बेटे चेंज कर रही है पढ़ाने का तरीका, फुल। एक स्कूल में 6 वर्कशॉप करेगी पूरे साल में। सब कुछ बदल दे रही, सब कुछ।
डन बेटे? नहीं अब लिख रहे बेटा। सुमित भाई हमारे लिख रहे हैं, एक बच्ची आगे लिख रही है, पीछे है कोई बेटे? कोई लिख रहा है? ठीक, लिख लो बेटे। एक ही तो रूल बचा है बेटे। पीछे देखो बेटा, लिख रहे हैं वो। हो गया? अब कर लो कोई एक मिनट, मैं खड़ा हूँ बेटा, लिख लो आप। अब आपको टोटल एडवर्ब जो परेशान कर सकते हैं जानकारी हो, ठीक है ना। अब हमारे पास उलझन पैदा कर देता है TOO, मच और वेरी, वो उलझन भी आप निपटा लो, हटा दे बेटे। तो अब नंबर 5 में हमें एक एक करके जानना है। नंबर 1 में टू जानना है। टू के पूरी दुनिया में 3 काम है। कितने काम बेटा? ये एडवर्ब है बेटा। पहला काम है इन द सेंस ऑफ, इवन ऑल्सो। पहला काम क्या है बताओ? जो भी होता है ना वो मीनिंग देता है टू। कब देगा? जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट और इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ये एक बार देख लो बेटे, फिर मैं एग्जाम्पल से प्रूफ कर दूं। यानी कि जब आप टू से किसकी मीनिंग चाहते हैं तो फिर लगाने के 2 रास्ते हैं। या तो सब्जेक्ट के फौरन बाद लगाओ, या सेंटेंस के तभी बेटे भी की मीनिंग देगा। जरा 2 सेंटेंस दिखाना चाहता हूं। ही इज सेटिस्फाइड, और फिर देखो ही इज सेटिस्फाइड। अब मैं आपको 2 ही ऑप्शन दूंगा, एक टू दूंगा और एक ऑल्सो। यहां पर भी वही। अब बताओ हम क्या करें, क्योंकि इन दोनों से सीख जाओगे आप। भाई यहां वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब चाहिए, तो क्या लेंगे? यहां बेटे वर्ब पहले दे दी गई, तो फिर बेटे एक ही रास्ता है टू। समझ गए बेटे? और लास्ट में कहां बेटे? लास्ट वाला तो जानते ही होगे। कौन कौन चॉकलेट खाएगा? मी टू सर, मैं भी खाऊंगा। तो जो टू नहीं बोलते, फिल्मों में देखा होगा, आई लाइक यू टू, तो वो टू सबसे लास्ट का मतलब भी है, ध्यान रहेगा। फिर नंबर 2 हमें ध्यान रखना है, टू शो एक्सेसिवनेस। क्या एक्सेसिवनेस समझते हैं हमारे बच्चे? बोलो ना। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, कोई चीज लिमिट से बाहर हो जाती है। हमने लिखा इट इज कोल्ड, आई कांट गो आउटसाइड। अब मैं आपको तरह तरह के लोहावने ऑफर दे रहा हूं, आप बताएंगे कि किस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे आप। अगर हम वेरी लगा दें तो फिर ये अधिकता जो दिख रही है कि आप बाहर नहीं जा पा रहे, वो खत्म हो जाएगी। तो रास्ता क्या है? टू। अब एक बार जादू देख लो बेटे, ममता बनर्जी से मैं सीख के आया हूँ। ये जादू कोलकाता का है, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी माहेशी भैया, पूरी दुनिया को अगर किसी ने मिठाई अच्छी दी है तो बंगाल नहीं दी है। हम लोग तो बस जलेबी जानते थे खाना, नॉर्थ इंडियन क्या जानते थे? मोटी मोटी जलेबी, और वो नहीं होते
मुरमुरे, उनमें चाशनी बना के गुड़ की, और वो और भी बनती थी कुछ चीज़ें। मिठाई पूरी दुनिया को उन्होंने ही दी है। एक चीज जानना है, टू शो नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि टू पूरी दुनिया में 3 काम करता है। अब हमने यहां लिखा ही इज ओल्ड टू वर्क हार्ड। अगर लगता है काम कर लेगा तो वेरी डालो, लगता है काम नहीं कर पाएगा तो टू डालो। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या डालना चाहते हैं। ये जो बूढ़ा है ना, काम कर लेगा या नहीं कर पाएगा, बोलो ना बेटा। पहले ये बताओ, यहां तुम्हें ये लग रहा है काम कर लेगा या नहीं कर पाएगा, तो फिर बेटे टू और कोई रास्ता नहीं। समझ गए बेटा। अब आ जाओ नंबर 2, वेरी। वेरी के लिए 3 बातें ध्यान रखोगे। एक, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कोई बच्चा है जो मुझे बता दे कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है। पॉजिटिव का मतलब बेसिक, बेसिक का मतलब ओरिजिनल, जेन्युइन। पैसे वाला है तो रिच, रिच क्या है, पॉजिटिव डिग्री। गरीब है तो पुअर, क्या है बेटा। कोई चीज स्वादिष्ट है तो टेस्टी, क्या है बेटा, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या लगेगा, हमने लिखा ही इज हैंडसम। हमने यहां पर सो दिया, क्वाइट दिया, मीनिंग सब दे रहे हैं बेटा, मीनिंग सब दे रहे हैं, लगेगा कौन। फिर नंबर ये हो गया। नंबर बी, पॉजिटिव सेंस। क्या आप पॉजिटिव सेंस समझते हैं। अभी तो बताया था फेयरली और रेदर में। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बेटे बहुत खुश हो गया हूं। हमने खुद ही डाल दिया यार, हमें नहीं डालना था, आपसे डलवाना था। आई एम हैप्पी टू रिसीव माई फ्रेंड। अब यहां सेंस कैसा दिख रहा है, 2 ही ऑप्शन देंगे। अगर नेगेटिव दिखे तो टू डालो और पॉजिटिव दिखे तो वेरी। क्या दिख रहा है, गुड। नंबर 3 लास्ट, आफ्टर इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या कोई मेरा प्यारा बच्चा इंडेफिनिट आर्टिकल समझता है, नहीं है। तो ये देखो हमने लिख दिया ए, ठीक है ना। हमने अगर लिखा इट इज अ लार्ज प्रोजेक्ट, अब इसमें टू डाल पाओगे, बोलो ना भाई, तो डालोगे। मच, क्वाइट, रादर, फेयरली, कुछ नहीं चलेगा। क्या चलेगा, ठीक, ध्यान रहेगा। एक लास्ट, ये केवल वेरी बेटे। अब लास्ट बेटे मच, ये डिफरेंस सीखने थे बेटे, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हमें मीनिंग मालूम है, तो हमें तो सब जगह वेरी लगाने में भी ठीक लग रहा है। मच 2 जगह बेटा। नंबर 1, जहां पास्ट पार्टिसिपल हो। क्या आप लोग पास्ट पार्टिसिपल समझते हैं, वर्ब की 3rd फॉर्म। हमने अगर लिखा ही वॉज प्लीज्ड, वह खुश है, विद मी, मुझसे। हम आपको कई लुभावने ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए और हमें बताइए कि अपना सबसे बेहतर क्या। मच, मच प्लीज्ड, वेरी प्लीज्ड नहीं, क्वाइट प्लीज्ड नहीं। नंबर 2 लास्ट है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सब लोग कंपैरेटिव पहचान लेंगे। पीछे लिखा था मैंने ER और मोर, आया ध्यान। हमने लिखा ही इज
बेटर देन आई, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है। हम यहाँ पर सो, यहाँ पर क्वाइट, यहाँ पर रादर और यहाँ पर मच, क्या लेना चाहेंगे? क्यों मच लेंगे? हमें नहीं पसंद नहीं। बिकॉज बेटर है। शाबाश, आ गई बात बेटे? तो आप प्लीज नोट कर लो, ये है आज की बेटे क्लास। ये जो आपने छोटी छोटी बातें सीखी, बस यही सीखनी है। और हमें क्या होता है जानते हो, एग्जाम क्यों कठिन लगता है इंग्लिश का? हमें सब आता, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आती। राम मेट सीता, बना पैसे, सीता वाज मेट बाई राम, तुरंत बना दिया। ये पूछ ही नहीं रहा, ऐसी चीजें पूछ ही नहीं रहा है। जो चीजें हमें आती हैं ना बेटे, ट्रांसलेशन करना आता है, एक्टिव पैसिव बनाने आते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने आते, वो पूछ ही नहीं रहा है चीजें। क्यों से भाई? बस यही दिक्कत होती है, पूछ बहुत हल्की चीज रहा है। हमें बस इतना तो मालूम है कि वेरी का मतलब बहुत है, और हमें जहां अच्छा लगता है बोलने में, जहां फिट लगता है यार ऐसे हो जाएगा, हम कर देते हैं। हमें तो एक बार भी दुख नहीं लगता है, लेकिन वो फिर नंबर नहीं मिलते बेटा। सर लास्ट वाले में क्या आएगा? मच। हाँ बेटी, दो चीजों में हमेशा मच आता है, एक कॉम्परेटिव डिग्री में बेटा, और दूसरा अगर कोई थर्ड फोर्थ बढ़ती है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है बेटा? आपसे किससे बनना है? आप, हाँ, आप ही को मालूम है बंधन देना नहीं, वो जो माइक वाला सिस्टम था ना, वो उधर रख दिया। ये बंद ना करो, ये तो लिखेंगे ना बच्चे। ये नहीं सर, वो स्टॉप कर रहा था, ये रिकॉर्डिंग वो बाद में करता। अच्छा कैसे होगा करो।